नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते जो मेहमान हैं, मज़े की बात यह है कि इस हफ्ते सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं, चर्चा के जो मेहमान हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कोई भी ऑनलाइन या जूम पर नहीं है। तो मेरे साथ मैं जल्दी जल्दी लोगों का एक बार परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ अलीशान जाफरी हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, तमाम मॉब लिंचिंग से जुड़े, कम्युनल हेट्रेड से जुड़े मुद्दों को कवर करते रहे। बहुत बहुत स्वागत है अलीशान आपका। इसके अलावा हमारे साथ न्यूज़ लॉन्ड्री में हमारे पुराने दो साथी हृदय जोशी और शार्दुल कात्यायन, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में। तो आप दोनों लोग एक हफ्ते के गैप के बाद चर्चा में अपीयर हो रहे हैं, तो दोनों लोग कुछ कहना चाहेंगे कि बीच में गैप आपका तो मतलब बहुत वाजिब है आपका। होली मुबारक हो। मुझे भी वही कहना है। होली की बीत चुकी है होली। ये लोगों ने गब्बर सिंह के अंदाज में होली मनाई है, पूछ पूछ के। जो विषय हैं शार्दुल उसकी जानकारी देंगे। अभी जल्दी जल्दी बहुत सारे इस हफ्ते घटनाएं हुई हैं और उनमें से हम कुछ पर बहुत विस्तार से बातचीत भी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं। इस हफ्ते आने वाली 15 तारीख को हमारा एनएल बैठक होने वाला है। ये वो प्रोग्राम है जो कि हमारे गेम चेंजर सब्सक्राइबर्स के साथ हमारी जो मुलाकात होती है, एडिटर्स की और तमाम टीम लीड्स जो हैं उनके साथ गेम चेंजर सब्सक्राइबर्स बातचीत करते हैं, उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं सीधे और उनको अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो वो गेम चेंजर सब्सक्राइबर्स 15 तारीख को, यानी ये बुधवार है दिन, और शाम को 7:30 बजे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो सब्सक्राइबर और गेम चेंजर सब्सक्राइबर अलग रहेंगे? सब्सक्राइबर तो मैं भी हूँ। हाँ, जैसे एक होता है, एक सब्सक्राइबर से, और गेम चेंजर सब्सक्राइबर से मेरे ख्याल से वो 3 साल का या 1 साल का एक मुश्त जो उनसे थोड़ा राशि ज़्यादा ली जाती है। तो दैट्स व्हाई दे आर गेम चेंजर। द गेम चेंजर। तो इसके लिए जो जूम लिंक है आप सारे गेम चेंजर सब्सक्राइबर्स के पास हमारी टीम भेज देगी समय रहते। अगर किसी को नहीं मिलता है ये, तो वो subscription@newslaundry.com पर एक मेल कर दें, हमारी टीम जूम का लिंक आप तक भेज देगी। और जो लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं लेकिन वो गेम चेंजर सब्सक्राइबर नहीं है, वो गेम चेंजर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो शार्दुल, जो चर्चा में इस हफ्ते विषय हैं उनके बारे में एक बार आप जानकारी दे दें और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस हफ्ते की सुर्खियों में सबसे पहले आज ये हमारा चर्चा का विषय भी है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में एक जनसभा के दौरान एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि पहले हमारे ग्रंथ नहीं होते थे, पहले सभी ज्ञान और बातें मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती थी। और इसमें वो श्रुति के स्मृति से पहले की होने की बात कर रहे हैं, 2 ट्रेडिशन चलते रहे हैं। उनका कहना था जब ग्रंथ आए तो कुछ समय पश्चात कुछ लोगों ने उसमें स्वार्थ डाल दिया अपना, जिससे जो सांस्कृतिक या सामाजिक विकार हैं हमारे समाज के, वो पैदा हुए। और इन ग्रंथों पर की समीक्षा होनी चाहिए, उसमें करेक्शंस होने चाहिए अगर ज़रूरी लगे तो, ये उनका कहना था। और अधिकतर चीज़ें जिनकी तरफ उनका ध्यान केंद्रित था, प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से, कि जो दलितों या पिछड़े वर्गों या आदिवासियों को लेकर जो कई बार अप्रिय और अपमानजनक बातें हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में मिलती हैं, उनको संशोधित किया जाना चाहिए। इस पर आज हम, जैसे मैंने कहा, चर्चा भी करेंगे। उनकी काफ़ी बुराई भी हुई उनके अपने ही लोगों की तरफ से। हाँ, तो ये तो है ही, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो खैर, अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में उत्तर भारत के और ख़ास तौर पे बिहार के कामगारों पर हमले होने की खबरें फैली काफ़ी पिछले हफ्ते। अफवाहें, हाँ, झूठी खबरें थी हैं। और इसको लेकर ऑप इंडिया की संपादक नूपुर शर्मा और उनके सीईओ राहुल रोशन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। दैनिक भास्कर के ऊपर भी एक केस दर्ज हुआ और कई लोगों के ऊपर भी केस दर्ज हुए, जिन जिन लोगों ने खबरें प्रमुखता से फैलाई। लेकिन ये 2 लोग और ये संस्थान विशेषतः बहुत विष उगलता है, पहले भी और इस मामले में भी उगला। तो बिहार सरकार ने अब इस मामले में कुछ अधिकारियों को अपने तमिलनाडु भेजने का फैसला किया है। नहीं, वो लोग गए थे और वहाँ पे जो चार अधिकारियों का दल एक गया था, वो वहाँ पे गया है, बहुत सारे जिलों का उसने दौरा किया है और अभी रिपोर्ट सौंपेगा वो। हाँ, इसको लेकर एक और बात कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि ये भाजपा का साजिश है, दुष्प्रचार है जो तमिलनाडु के खिलाफ वो कर रहे हैं।
इस मामले में जो अलग अलग 4 वीडियो खास तौर से फैलाए जा रहे थे वो चारों ही झूठे साबित हुए। अलग अलग घटनाओं के और अलग अलग जगहों की वीडियोस को बिहारियों पर हमले के रूप में, नॉर्थ इंडियंस पर हमले के रूप में दिखाया गया था। जी। पिछले हफ्ते दक्षिण भारत से एक और खबर, केरल में कोझिकोड में, मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, कोझिकोड में एशियानेट न्यूज़ चैनल के दफ्तर में पुलिस पहुंची और वहाँ काफ़ी देर रुकी। शुरू में ये भी खबरें आई थी कि उनके पास वारंट भी नहीं था, और इसके प्रारंभ में, इसके संदर्भ में बात ये थी कि लेफ्ट से जुड़े संगठन SFI ने वहाँ पे प्रदर्शन किया था न्यूज़ चैनल के खिलाफ और ऑफिस के अंदर घुस गए थे, उन्होंने धमकाया भी था। एशियानेट से ये सब चीज़ों को, ये संगठनों को परेशानी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक लड़की का, नाबालिग लड़की का इंटरव्यू किया था जो कथित तौर पर जिसे ड्रग की स्मगलिंग में इस्तेमाल किया गया था, लाने ले जाने में कुरियर के तौर पर, और चैनल के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। केरल के लेफ्ट के इंडिपेंडेंट MLA हैं नीलम्बू के PV अनवर, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें एक और डेवलपमेंट हुआ 8 तारीख को, 8 मार्च को केरल के उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर भीड़ या प्रदर्शन हिंसक होते हैं या न्यूज़ चैनल पर कोई खतरा बनता है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चैनल को पुलिस प्रोटेक्शन प्रदान करे, और आज हम इस पर बात करेंगे भी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं और उनको विपक्ष ने, जो राजनीतिक पहलू है इस बात का, पूरे देश में कांग्रेस ने वहाँ राज्य में, जो उनकी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, और बाकी देश में भी ये कहा कि ये वही अथॉरिटेरियन स्ट्रीक है, और भले ही वो भाजपा की बुराई करते हो लेकिन वो खुद भी वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। अगली सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली शराब घोटाला आबकारी नीति मामला जो है, उसमें ED ने भारतीय राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति BRS की MLC और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता से उन्हें पूछताछ के लिए समन किया। सुश्री कविता ने बयान दिया कि वे भाजपा सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए लड़ती रहेंगी। हालांकि इस संदर्भ में हम सबको ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि उनके प्रशासन पर भी भ्रष्टाचार के काफ़ी इल्ज़ाम लगे हैं तेलंगाना में। एक खबर कल ही आई, आज हम शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को जाने माने अभिनेता, फिल्म निर्देशक सतीश कौशिक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके मित्र अनुपम खेर ने PTI को जो बयान दिया, उसके अनुसार उनको अचानक बेचैनी होने लगी थी रात को, और अस्पताल जाते समय ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। अगर सतीश कौशिक की एक फिल्म या एक कोई अभिनय आप लोगों को याद करना हो तो कौन सा आप लोग याद करेंगे? मुझे तो कैलेंडर याद है, मिस्टर इंडिया। जी हृदय जी आपका? नहीं, मैं ऐसी कोई फिल्म के तौर पे तो मुझे भी एकदम ध्यान नहीं आ रहा, बट हाँ, यस, ही वाज वेरी, जो वो बहुत न केवल एक्टर बल्कि डायरेक्टर और हर लेवल पर उन्होंने जो दिखाया, और जो एक स्टीरियोटाइप होता है ना कि एक्टिंग में जो होगा वो किस तरह का दिखता होगा और क्या है, उसको भी वेरी टैलेंटेड। आज बल्कि एक्सप्रेस ने एक पूरा उन पे एक एंकर पीस भी छापा है, अच्छा, फ्रंट पेज में शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है, तो वो पढ़ना भी चाहिए लोगों को। लिशान आप? मैं भी इस वक्त तो किसी फिल्म तो मुझे नहीं याद आ रही है, लेकिन बतौर एक्टर वो बहुत, उनके कॉमिक रोल्स, उनके छोटे वीडियोस और ख़ास तौर पर उनके जो भी मीम्स चलते हैं, तो हाल फिलहाल में वैसे मैं सतीश कौशिक का जिस काम को याद कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, वो है स्कैम 92 में उनका जो रोल है, वो मुंदड़ा वाला रोल। दैट इज वेरी फैंटास्टिक। मतलब उतना जिस तरह से कैरेक्टर में उतर के जिसको कहते हैं ना वो कि मेथड एक्टिंग जी, उतना अब्यूजिव लैंग्वेज, उस तरह से एक्ट करना, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त सतीश कौशिक का लगा कि मतलब उस आदमी ने जैसी छवि थी उस छवि के अनुरूप ही एकदम उन्होंने उतार दिया था। बाकी सुर्खियाँ शार्दुल? तो बस आखिर में ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार से हम सभी की सहानुभूतियाँ। एक ज़रूरी खबर कश्मीर से जुड़ी। आर्मी की कोर्ट ने, आर्मी ट्राइब्यूनल ने 2020 के अमशीपोरा फेक एनकाउंटर मामले में 3 लोगों को जो मारा गया था आतंकवादी बताकर, उसमें एक आर्मी के कैप्टन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उनकी सेंटेंसिंग, अभी सज़ा एग्जैक्टली कितनी होगी ये नहीं पता, क्योंकि उसका आर्मी के उच्च अधिकारियों से पुष्टि होनी बाकी है, वो कंफर्म करेंगे। इस मामले में 3 निर्दोष व्यक्तियों के नाम अबरार अहमद, इमरान अहमद खान और इम्तियाज़ थे, और ये तीनों रजौरी से शोपियां सेब के उद्यान में मजदूरी कामगारी करने गए थे, और इनका फेक एनकाउंटर आतंकवादी बता के किया गया था।
ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक ये अगली सुर्खी है। मोहम्मद जुबैर को अचानक ही बहुत ज़्यादा जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। समय रहा तो आज हम इस पर भी बात करेंगे। और नहीं, इस पर हम बात करेंगे जी, तो इतना बता देना ज़रूरी है कि उन पर ये धमकियां खास तौर पर तमिलनाडु में जो ये हमने अभी उत्तर भारतीयों पर हमले की जो अफवाहें उड़ी उनका जिक्र किया, जब वो डिबंक हो गई तो उसके बाद अचानक उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई। और धमकी देने वालों में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, एक भारतीय कॉलमनिस्ट जनता हैं, पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है। हाँ, एक पूर्व संपादक भी शामिल हैं। और हमारे साथ आज आलिशान हैं। आलिशान ने इस पर एक रिपोर्ट भी की है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते, मेरे ख्याल से ये दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा शुरुआत में बात कर। हाँ, और कुछ है एक क्या? दो सुर्खी और हैं ज़रूरी। बीते हफ्ते सीबीआई ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से नौकरियों के लिए ज़मीन लेने के मामले में 2 घंटे पूछताछ की। इससे उनकी पत्नी से भी बात किया था ना? हाँ, इससे एक दिन पहले राबड़ी देवी से, उनकी पत्नी जो हैं वो भी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनसे भी पटना में पूछताछ की गई थी। इसको लेकर उनके परिवार के लोगों ने और उनके दल के लोगों ने कड़ा विरोध जताया, खासतौर से उनकी पुत्री ने। ताज़ा खबर रिकॉर्डिंग के समय आज सुबह आई है कि दिल्ली में करीब 15 जगहों पर इसी मामले को लेकर अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी जारी है। दो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां छोटी छोटी। आज सुबह ही खबर आई कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। और भारत की तरह ही चीन में भी राष्ट्रपति का चुनाव हालांकि 5 साल के लिए ही होता है। हालांकि हमारे यहाँ जो हेड है वो प्रधानमंत्री है और अगले 5 साल तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। वो 69 साल के हैं। बीच में उन्हें काफ़ी इस पिछले 1-2 वर्षों में कोविड के चलते और अर्थनीति के चलते काफ़ी विरोध का अपनी पार्टी के अंदर और पब्लिक में सामना करना पड़ा था। साथ ही चीन के नए प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए, ली चियांग, वो भी आज सुबह ही यानी कल रात नियुक्त हुए हैं। और आखिरी सुर्खी जर्मनी से। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में बृहस्पतिवार देर रात जेहोवा विटनेस सेंटर पर एक बंदूकधारी ने हमला किया। इसमें अभी तक 7 लोगों के मरने की और 8 लोगों के घायल होने की खबर आई है। पिछले कुछ सालों से हमले जर्मनी में बढ़ गए हैं और हम क्योंकि 5-5.5 घंटे आगे चलते हैं जर्मनी से, तो अभी विस्तृत जानकारी आनी बाकी है। ठीक बात है। तो सुर्खियों के बाद हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो कि मैंने जैसा कहा कि 2 विषय आपस में जुड़े हुए हैं, तो उस पर बात करना शुरुआत करना चाहूँगा मैं कि तमिलनाडु में जिस तरह से उत्तर भारतीयों के ऊपर हमले की बातचीत सामने आई और उसके बाद शार्दुल ने थोड़ा सा उसके डिटेल्स भी बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन है, एक तथाकथित मीडिया संस्थान है, एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट है, उसके एडिटर्स ने वो के ऊपर FIR भी दर्ज हुई, उन लोगों ने खबरें फैलाई सोशल मीडिया पर। और IT सेल के जो अनोनिमस बहुत सारे अकाउंट हैं, उनके जरिए इस तरह के वीडियो फैलाए गए जिनको ये बताया गया कहकर कि तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर हमला हो रहा है। और इतना ही नहीं, एक वीडियो में देख रहा था जो इस समय बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका मैं बयान सुन रहा था। क्योंकि असेंबली का बयान है और वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के दायरे में आता है तो कुछ हो नहीं सकता। उसमें उनका यहाँ तक दावा था कि 12 लोगों को मार दिया गया है, 12 बिहारियों की हत्या कर दी गई है तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में। तो इस तरह के दावे असेंबली के फ्लोर से किए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये पूरी अफवाह एक तरह से फैली, जिसमें दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी फैली कि जो फैक्ट चेकर्स थे या इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट थे या कुछ मीडिया संस्थान थे, उन लोगों ने उसको चेक करना शुरू किया कि इस दावे में कितनी सच्चाई, तो वो झूठ भी है। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें सामने आती तब तक एक बहुत बड़ा वो पैदा हो चुका था, एक कन्फ्यूज़न था पूरे उसमें माहौल में, और इसको लेकर बिहार सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा ये वो। तो आलिशान, एक तो मैं आप चूँकि देखा आपने किस तरह से ऑल्ट न्यूज़ के पे से जुड़े जितने जो वीडियोस थे, 4-5 वीडियोस जो सामने आए थे, और वो सारे के सारे वीडियोस बाद ऑल्ट न्यूज़ ने एक फैक्ट चेक स्टोरी जारी की जिसमें पाया गया कि सब अलग अलग जगह थे। एक कोयम्बटूर का था, एक कहीं कर्नाटका का था, एक तो राजस्थान का था उसमें, और ऐसे अलग अलग जगहों को बिहारियों के ऊपर हमला बताकर दिखाया गया। इसके बाद ये सारी स्थिति एकदम से नॉर्थ इंडिया बनाम तमिलनाडु या साउथ इंडिया, दक्षिण और उत्तर भारत की डिबेट में फंस गई। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हुआ, आप इसको फॉलो कर रहे थे, इसके सीक्वेंस क्या थे और क्या कुछ ऐसा है जिसमें ये समझ में आता है कि ये बहुत
ऑर्गेनाइज तरीके से इसको रचा गया था जिसमें किसी तरह के पॉलिटिकल मोटिव्स इन्वॉल्व थे? सबसे पहले ये तेजस्वी यादव शायद तमिलनाडु जाने वाले थे स्टालिन की बर्थडे के लिए, और उसी के आसपास ये खबर शायद 18 से 20 फरवरी के बीच ये खबर शुरू हुई, और एक अर्जुन यादव नाम के आदमी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उसने ये क्लेम किया कि 2 भाइयों की हत्या हो गई है तमिलनाडु में, दोनों बिहारी हैं, दोनों में से एक की हत्या हो गई और दूसरे को भी मारा है, और तमिलनाडु में इस तरीके के हमले हो रहे हैं। फिर अखिलेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने तमिलनाडु में अन्नामलई को, जो कि भाजपा के तमिलनाडु के चीफ हैं, उनको टैग करके ये पोस्ट किया, और फिर लगातार वो इस तरीके के पोस्ट 2-3 दिन तक करता रहा। उसके बाद कुछ इसी तरीके के कई सारे चैनल्स हैं जो लोकल बिहारी चैनल्स हैं, और हमने पहले भी देखा है कि स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाने वाले कई सारे चैनल्स हैं जिन्होंने इस खबर को उठाया। फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े छोटे बड़े नेताओं ने इसको बढ़ चढ़कर प्रसारित करना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया, और शायद 2 मार्च को हिंदुस्तान ने इस पर खबर की, और उनकी हेडलाइन थी कि ये बहुत बर्बरता से मारा जा रहा है और हमले हो रहे हैं, कातिलाना हमले हो रहे हैं। और फिर दैनिक भास्कर ने उसी खबर को वैसा का वैसा हेडलाइन चेंज करके छाप दिया कि पुलिस के दावे झूठे हैं और दरअसल सच में कत्ल हो रहे हैं। तो जब ये खबर इतनी ज़्यादा फैल गई तब हम लोगों ने, मतलब कई लोगों ने इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि ये वीडियोज़ कहाँ से रहे हैं, और ये कई सारे वीडियोज़ झूठे भी साबित हो गए। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो वीडियोस झूठे साबित होने के बावजूद एक भ्रम तो सोसाइटी में फैली गया है, और ये बात क्योंकि इंडिया में ये बात कई बार कही जाती है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है, जबकि हर बार धुआं बिना आग के ही उठता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस खबर के डिबंक हो जाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बार बार कह रहे हैं कि देखिए कितना जुल्म हो रहा है बिहारियों के साथ, और तेजस्वी यादव चुप हैं। वो भले ही तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, लेकिन हमला सीधा पॉलिटिकल अटैक, तेजस्वी यादव की फ़ोटो शेयर की जा रही है स्टालिन के साथ के, और फिर कई सारे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की फ़ोटो शेयर की जा रही है। तो उसका पॉलिटिकल मैसेज भी है कि ये लोग जो है बिहारी लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, और उसको एक तरीके की कैंपेन बनाया जा रहा है। जैसे मैं वो यूट्यूबर है जो पिछले कुछ वक्त से बहुत फेमस हो गया है, पहले उसका दंगा करने में नाम आता रहता था कि कभी मूर्ति तोड़ने में उसका नाम आ गया, तो कभी कश्मीरियों को मारने में, वो मनीष कश्यप उसका नाम है, जो अभी बहुत हाल में बहुत फेमस हो गया है, 60-70 लाख उसके फॉलोअर्स हैं। तो 2019 में मुझे याद है शायद उस पर कश्मीरी लोगों को लासा मार्केट में पटना में मारने का इल्ज़ाम लगा था। फिर उसके बाद इसी तरीके के इल्ज़ाम उस पर लगते रहे। अभी वो यूट्यूब पर कोविड के बाद बहुत तेज़ी से वायरल होने लगा और फेमस हो गया जी। तो मनीष कश्यप ने भी ऐसे कई सारे वीडियोस बनाए, और तमिलनाडु पुलिस ने जबकि उसका नाम डाल दिया था इसमें FIR में, फिर भी उसने कल वीडियोस शेयर किए। जो चैनल उसके कई वीडियोस प्रसारित करता है, BNR न्यूज़ करके शायद उस चैनल का नाम है, और उसने वीडियो डाला स्क्रिप्टेड स्टेज्ड वीडियो, जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये वीडियो जो है असल रियल लाइफ इवेंट्स पर आधारित है, और इस वीडियो को मतलब उसके डिस्क्रिप्शन में ये बात लिखी हुई है उसने। लेकिन मनीष कश्यप ने उसको डाउनलोड करके इस तरीके से शेयर किया तेजस्वी यादव पे अटैक करके कि अब बताइए कि क्या है, जबकि जिस व्यक्ति पे वो वीडियो में दिखा रहे हैं कि ये चोटिल व्यक्ति है, वो अगले वीडियो में किसी और का इंटरव्यू कर रहा है। तो और इस तरीके का ये स्टेज्ड वीडियोस का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। मतलब आप अगर इस घटना से हटाकर भी इसको देखिए तो कैरावन में दिसंबर में मैंने और नील माधव ने एक बहुत लंबा लेख लिखा था 10,000 शब्दों का। उसमें इसी तरीके के चैनल्स के बारे में जिक्र है, जिसके अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पे या उनके फेसबुक के उनके मीडिया में जाएंगे तो वो सारे वही प्रोपेगेंडा वीडियोस वो शेयर करते हैं, जो एक आदमी कभी किसान बन जाता है, तो कभी डॉक्टर बन जाता है, तो कभी इंजीनियर बन जाता है। ठीक बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हृदेश और शार्दुल के पास आना चाह रहा हूँ। ये जिस तरह का ऑर्गेनाइज तरीका दिख रहा है, इसका एक तो पॉलिटिकल मोटिव जो दिख रहा है बहुत साफ साफ कि साउथ वर्सेस नॉर्थ का कोई अगर एक फॉल्ट लाइन, और जिसमें मौजूदा जो हमारा सत्ता प्रतिष्ठान है बहुत माहिर है फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करने में, चाहे वो रिलीजियस फॉल्ट लाइन हो, चाहे मतलब कम्युनल फॉल्ट लाइन हो, चाहे कास्टिस्ट फॉल्ट लाइन हो, नॉर्थ ईस्ट की डिबेट हो या नॉर्थ और साउथ की डिबेट हो, इस तरह की उसमें बहुत साफ साफ दिख रहा है। तो
जैसे इस वाले मामले के नज़र से थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिकली देखने की कोशिश करें, जिस तरह से बीजेपी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखा है, और एक बयान तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन का आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि नॉन बीजेपी जो पार्टियां हैं वो इकट्ठा हों 2024 के चुनाव से पहले। उन्होंने एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की थी ताकि बीजेपी को हटाया जा सके, हराया जा सके। इसके बाद ये सारी चीज़ें रची गई। इसके आगे की भी चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि शायद साउथ में इतनी उम्मीद होगी, तमिलनाडु और केरल के इलाके में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल गेन की उम्मीद होगी जो आने वाले चुनाव हैं। आने वाले चुनाव से मेरा मतलब है 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव। लेकिन अगर ये फॉल्ट लाइन मजबूत होती है, ये क्रिएट होती है, तो बिहार में या नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर जिसको विक्टिम के तौर पर दिखाया जा रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ गेन कर सकती है। वहाँ पर इस फॉल्ट लाइन के जरिए बहुत कुछ गेन कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक बहुत मतलब एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है, रणनीति भी हो सकती है। एक तो मैं इस पर जानना चाह रहा हूँ आप दोनों का कमेंट, पॉलिटिकल मोटिव्स जो है भारतीय जनता पार्टी के, इस लिहाज से ये एक ऐसी मतलब सिचुएशन है कि जो कि बहुत ही जो अस्वस्थ कहिए या बहुत उस तरह की पॉलिटिक्स कहिए जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज से बहुत अलग है, जिसमें केवल षड्यंत्र है, खींच और इस तरह की चीज़ें हैं। और उससे दूसरा जुड़ा सवाल ये है कि जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद ज़ुबैर, उनके ऊपर उन्होंने इसका जो खुलासा करने वाले या जो लोग इस पर इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी जो ऑर्गेनाइज अटैक हो रहा है, उसमें भी एक विचारधारा, एक समूह का ही हाथ दिख रहा है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आप लोगों की पहले राय जानना चाह रहा हूँ, फिर मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर जो डेथ थ्रेट आए हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई, उसके बारे में और बात करेंगे हम। तो इसमें राय बताने वाली ऐसी कोई बहुत वो नहीं है कि हम सभी अपनी राय इतनी प्रकट कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में, और वो राय प्रकट करने में ज़्यादातर लोग वो हैं जो जिनको पता भी नहीं होता है। और मैं इंक्रीजिंगली मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे समय बीत रहा है, और मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं अपने आप को शैल में जाता हूँ, महसूस करता हूँ कि बोलने का मन नहीं करता है। ट्विटर पे, फेसबुक तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया है, क्योंकि हर जगह वहाँ कोई अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग से कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, तो उसमें भी वो पलट के मुझ पर हमला करता है कि तुम ये इसलिए लिख रहे हो क्योंकि फलाने ढिमकाने की वहाँ पर सरकार है। और ये सो हमने अपने सोचने की क्या शक्ति खो दी है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पॉलिटिकल एंगल कहा, वो इसका पॉलिटिकल एंगल है ही, क्योंकि इस वक्त एक सोच है कि कोई नेता अगर बोल रहा है तो पहले उसको कहोगे वो सारे हिंदुस्तान से नफरत करता है और इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। फिर उसका एक सबसेट तैयार होता है कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नफरत करता है तो इसके खिलाफ हो रहा है। फिर एक और सबसेट उसका तैयार होता है अंदर। तो यानी एक लेयर है, नफरत का भी एक लेयर है। पहले पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ मुझे बताओ, फिर एक सेट ऑफ पीपल के खिलाफ मुझे बताओ। तो ये जो लड़ाई चल रही है उसकी एक पॉलिटिकल डायमेंशन, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, जो कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ये है कि स्टालिन एक अकेली बड़ी पार्टी के नेता हैं जो खुल के कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं। अगर और बीजेपी को अभी भी लगता है कि 2024 की जो लड़ाई है वो अभी भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी होने वाली है, जितनी जिस भी लेवल पर हो, 40-50 सीटें भले लेके आते हैं वो। सो इसलिए वो उसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 2, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई और ये लड़ाई चलती रहेगी आने वाले दिनों में। इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर मिस इन्फॉर्मेशन वाला एंगल ना आए। इसमें कोई गलत नहीं है ये कहना कि हम सभी कहते हैं कि ये पार्टी इसका ख्याल नहीं रख रही, वो पार्टी उसको अपीज कर रही है। ये आज की नहीं, मैं मिस इन्फॉर्मेशन वाली, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन जो आपने बात उठाई है, मैं उसी पे टिके रह के कहना चाहता हूँ कि एक जमाना, और जो बहुत पुराना नहीं था, अभी कुछ साल पहले तक ये था कि एक गलत खबर चलने पे पूरे संस्थान को ग्लानि होती थी। वो डिस्क्लेमर देता है, कहता है भूल सुधार है। तो खबर गलत चल जाना कुछ देर के लिए ये एक एरर ऑफ जजमेंट और वो हो सकता है, लेकिन मोटिवेटेड तरीके से गलत वीडियो सर्कुलेट करना और ये करना, और ये तब जबकि सरकार लगातार बात करती है कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। मुझे अभी हम आगे यहाँ से केरला भी जाएंगे और वहां पर जो हुआ एशिया नेट के चैनल के साथ, उसको भी बात करेंगे। वो एक अलग मुद्दा है पर किसी हद तक जुड़ा हुआ भी है। तो ये एक चीज है, मैं आगे शार्दुल पे छोड़ूंगा। तो ये एक बड़ी बात है कि एरर ऑफ जजमेंट की जैसी अब कोई बात ही नहीं होती। अब तो खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है कि भैया ये खबर है सीधे सीधा। और हाँ, तो चाहे कोई अपना आर्टिकल लिख रहा है तो वो भी इतना ओपिनियनेटेड है वो है, लेकिन ओपिनियनेटेड होना और गलत खबर चलाना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। दंगा बढ़ाने की नीयत से, वैमनस्य फैलाने की नीयत से। और फिर जो हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां लगातार FIR हो रही है, कुछ सही हो रही है, कुछ लोगों को पकड़ के ले जा रहे हैं, कुछ गलत हो रही है। ये चीजें आने वाले दिनों में इससे बढ़ने ही वाली हैं, हमको सबको समझना पड़ेगा। देखिए, हमने अलग से ज़ुबैर पे पहले भी हम लोग की बात की है। मैं इस पर हमारी ही न्यूज़ लॉन्ड्री में ही मित्र हैं सहयोगी जयश्री, उनका लेख मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि
अगर हम ये मान भी लें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए भी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ये सब नहीं चाह रहा, तो इतनी तो बात स्पष्ट है कि उनके कार्यकर्ता और जो एक तरह का इकोसिस्टम जो उन्होंने बनाया उसकी अब ये सहज वृत्ति बन गई है। वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं झूठों के लिए, और वो ज़रा से भी समझदार राजनेता की तरह बर्ताव नहीं करते और तुरंत अटैक मोड में आ जाते हैं, रिएक्शनरी मोड में आते हैं। दूसरी बात, ये लोग झूठ और सच में अंतर करना भूल गए हैं कि हमें रिएक्ट करने से पहले क्या किया जाए, और उनका इकोसिस्टम कहीं ना कहीं उनके नियंत्रण के बाहर हो रहा है। ये बात किसी से नहीं छुपी है, क्योंकि इस मामले में अगर आप केंद्रीय नेतृत्व में राजनीति की नज़र से देखें तो उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर केंद्रीय नेतृत्व है तो हो सकता है, जैसा हृदय ने कहा, ये नीति हो सकती है कंसोलिडेशन की अपने इलाकों में, अपने लोगों में, लेकिन ये कोई फायदेमंद नीति नहीं है देश के नज़रिए से, प्रशासन के नज़रिए से। नहीं, पर पॉलिटिकल पार्टी को तो फायदा हो रहा है ना, आप सत्ता में बने रहते हैं ये सब करके। हाँ, इतना बड़ा फायदा, कम तो फायदा है ये, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है यहाँ। अब अगर ऐसा है, देखिए हम तो जानते नहीं, अभी तक तो ये तथ्य बाहर नहीं आया कि इसके असल में पीछे कौन था झूठी खबरों को फैलाने में, या इसकी जो प्लानिंग थी। जो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होते हैं, ये एक इकोसिस्टम है जो कम से कम मेरी नज़र में कुछ मामलों में तो इनके नियंत्रण के बाहर जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इस सिस्टम में काम करके बाहर भी निकले हैं, लेकिन विचारधारा आप सभी जानते हैं बदलना इतना आसान नहीं होता, लोग उसमें लगे रहते हैं। साथ में उनके अधिकतर नेताओं में आज के वक्त में विवेक नहीं बचा। आपने जैसे उदाहरण दिया विजय कुमार सिन्हा का, उन्होंने बिना ये जांचे कि ये तथ्य ठीक है या नहीं, और वो एक बड़े राज्य के नेता विपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने इतनी भी जहमत नहीं उठाई, जबकि उन्हें केवल अपने शायद किसी असिस्टेंट को, मैं केवल इमेजिन कर रहा हूँ, कॉल करना होगा अपनी टीम में से क्योंकि भाई चेक करके बताओ ये खबर कितनी सच्ची है। लेकिन अगर उसकी भी जहमत नहीं उठाई तो ये इसके शिकार होने की और इसमें लिप्त होने की प्रोपेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। और फिर तो वही देखिए, ईडीएम की तरह बात है, झूठ अराजकता का भी और अनुशासनहीनता का बीज है। ये सारी पिछले कुछ सालों से जो ये सब चल रहा है, ये झूठ के पे बेस है। आधी से ज़्यादा बातें झूठ निकलती हैं, या उन्हें इस तरह से तोड़ मरोड़ कर अर्ध सत्य की तरह पेश किया जाता है कि आम व्यक्ति जो समाचार देख रहा है या उस खबर को पढ़ रहा है या सुन रहा है, वो ये ना पहचान पाए कि दूध का दूध पानी का पानी है क्या, और बाकी का नज़ारा हमारे सामने ही है। अब इनको एक चीज़ और, ये इकोसिस्टम इतना खतरनाक है कि अगर इसमें कुछ लोग लिप्त भी हैं तो वो जानते हैं कि इससे पहले खबर डिबंक हो, सही बात बाहर आए 1-2 दिन में, कब तक उनके लोगों में फटाफट व्हाट्सएप के जरिए फैल जाती है, और फिर उसको आप नकारते रहिए, ठीक करते रहिए, वो खबर वो उस इकोसिस्टम में फैलेगी नहीं, तो लोग फैल जाते हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं, वो सीधे सीधा बांट कर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति है, जिससे किसी का फायदा नहीं होना। इन्हें लगता है इनका आज का फायदा है, तो वो सरकार पिक्चर का डायलॉग है, पहली बार मैं बॉलीवुड का अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, कि पास के फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। इसमें हम सब का नुकसान है। पर राजनीति इसके लिए नहीं जानी जाती, वो तो इन प्रकरण सबसे पहला उनका जो लक्ष्य होता है वो है कि इस समय कैसे इस सत्ता को बनाए रखा जाए, जी, बचाए नहीं, बनाए रखा ना। बिल्कुल। तो लेकिन इसमें मोहम्मद ज़ुबैर का जो जिक्र आया, और जिस तरह से उसके बाद इस घटना का ऑल्ट न्यूज़ पर जो फैक्ट चेक हुआ, और मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर बहुत सारे, मतलब मैं पढ़ रहा था उस भाषा को भी, उसकी भाषा तो जो है खुलेआम धमकी देने वाली भाषा है। और मज़े की बात यह है कि ऐसी ऐसी चीज़ों पर FIR हो रही है, जैसे हृदय आप कह रहे हैं कि FIR हो रही हैं, दोनों तरफ से लोग उठाए जा रहे हैं, तो ये किस्म की जो अच्छी चीज़ तो नहीं है, ये कोई स्वस्थ परंपरा तो नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सिलेक्टिव तरीके से हो रही है कि इतने खुलेआम किसी को धमकियां दी जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है, उसका एक लॉजिकल एक टेक्निकल चीज़ हो सकती है कि ज़ुबैर खुद जाएं, अपनी शिकायत करे, तब पुलिस सोचेगी, लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक के बाद एक के बाद आपके सामने आ रही है, और अब तो बस सीरीज़ हो गई है, तो भी इसमें कोई रोक टोक नहीं देखता। ज़ुबैर का मामला आप देखिए कि किस तरह का रहा है, जो पिछली ताज़ा जो हिस्ट्री है अभी, जो बहुत रिसेंट उनका अतीत रहा है, कि उन्होंने जिस तरह से नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, उनका एक बयान जारी किया था जिसमें वो प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ कह रही थी, और बेचारे ने तो बस शेयर किया, माफ कीजिएगा, उन्होंने तो बस शेयर किया था, वो चल टाइम्स नाउ पे रहा था। आश्चर्य की बात है ये। और चला वो कहीं और पे, उस आदमी ने शेयर किया, तो उस पर्टिकुलर मामले में भारत सरकार की काफ़ी किरकिरी हो गई, मुस्लिम कंट्रीज से बहुत उनको पुशबैक आया, जो भी हुआ, उसको गिरफ्तार किसी और चीज़ पे किया गया, उसके 4 साल पुराने एक ट्वीट पे। अब वहाँ से स्थिति और आगे बढ़ गई है, जिस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं ज़ुबैर को, तो ये एक इस धमकी के मद्देनज़र ज़ुबैर के लिए, ज़ुबैर के बारे में, मतलब
प्रतीक सिन्हा और न्यूज़ की जिम्मेदारी है उससे ज़्यादा, लेकिन ये हम सब एक सिविल सोसाइटी या फिर एज अ जर्नलिस्टिक फ्रेटर्निटी के तौर पर इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या कर रहे हैं ज़ुबैर जिसकी वजह से उनको मौत की धमकियाँ मिल रही हैं, और इतने खुलेआम एक लोकतंत्र में जहाँ पर माना जाता है कि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेज, हमारा सिस्टम इतना जर्जर नहीं है कि कोई बनाना रिपब्लिक की तरह से कि कोई किसी को आके मार के चला जाए, लेकिन फिर भी खुलेआम धमकी देते। तो आलिशान और फिर बाकी लोग। मुझे लगता है ज़ुबैर को धमकी देने के अगर दो लेवल्स पर इसको देखें। पहली तो ज़ुबैर जो काम करते हैं, अभी तमिलनाडु का चाहे केस हो जिसमें वो पूरी वेव प्रोपेगेंडा की शुरू हुई, उससे पहले ही ज़ुबैर ने जिस तरीके से वायरल कर देते हैं दूसरी तरफ के जो सच को वो वायरल कर देते हैं कि उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया उन्होंने, उससे बहुत हद तक ब्रेक लग जाता है उस प्रोपेगेंडा पर। और उससे पहले भी चाहे धर्म संसद हो या फिर उसके बाद ये नूपुर शर्मा वाला पूरा एपिसोड, ज़ुबैर ने जिस तरीके से ख़ासतौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, जो कि अभी इट्स द एलिफेंट इन द रूम, सबको पता है कि मुसलमानों के लिए किस तरीके की भाषा का हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। ज़ुबैर जब रोज़ अपनी टाइमलाइन पर उस चीज़ को उजागर करके रख देता है तो लोग उसको झेप नहीं पाते हैं, उस पर किसी ना किसी तरीके से लोगों को रिएक्ट करना पड़ जाता है। तो ज़ुबैर एक तरीके से डिसइंसेंटिवाइज कर रहा है जो भाजपा की कोर राजनीति है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोर विचारधारा है, और उतनी इफेक्टिवली शायद ही किसी इंडिविजुअल ने पिछले 1-8 साल में ये चीज़ करी हो। और लोगों ने भी की है, लेकिन ज़ुबैर ने जिस तरीके से, और उस अलावा इसके कई बार ऐसा हुआ है कि ज़ुबैर ने कुछ पॉइंट आउट किया है, और जो लोग झूठी खबरें या नफ़रत फैला रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्यवाही, शर्मिंदगी के मारे कार्यवाही करना पड़ गई है। तो इस वजह से ज़ुबैर आंखों में खटकता है। और दूसरी वजह जो मुझे लगती है वो ये है कि ज़ुबैर को डीलेजिटिमाइज़ करना, ये एक पोस्ट ट्रूथ एज है जहाँ पर आप सब जानते हैं कि तमिलनाडु का वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है, लेकिन फिर भी उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना है। इसके लिए जो लोग प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करते हैं उनको लगातार गाली देना या उनको समाज में इस तरीके से बना देना कि उनकी बात का कोई महत्व नहीं रह जाए, खासतौर पर आपकी ऑडियंस के बीच में, कि वो कुछ भी बोलें। अगर आपको पता है कि वो बोल रहे हैं सुबह सूरज निकलता है, तो इस बात पर भी उनको झुटलाना है, ये सीधी बात है। देखिए, इसमें आपने मुझसे पूछा कि हम एक फेलो जर्नलिस्ट के तौर पे या साथी के तौर पे क्या कह सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो बंटवारा है, विचारधारा के आधार पे कहिए, सच झूठ के आधार पे कहिए, फेक न्यूज़ या जो फेक न्यूज़ को बस्ट करने के लिहाज से देखिए, वो बहुत गहरा हो गया है। तो पहले तो सभी पत्रकार साथियों को, सभी लोगों को, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें सिर्फ वही लोग लिस्ट ना दिखे लोगों की जो लिख रहे हैं, जो हमेशा दिखाई देती है, राइट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें लाना है, और देश के प्रधानमंत्री से और देश के मुख्य न्यायाधीश से और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना पड़ेगा कि भैया एक सिविल और स्वस्थ सोसाइटी के लिए हम लोगों को ये इस बात के लिए एग्जीक्यूटिव पर जोर बनाना है कि वो कार्रवाई करें, पुलिस पे जोर बनाना है कि वो देखते ही इंतज़ार न करे, एक्ट करे, और लोगों को डिस्करेज करे कि वो इस तरह की चीज़ें ना करे। एफिशिएंट पुलिस वाले भी हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, अच्छे नेता भी हैं, और संवेदनशील और कानून की मानना करने वाले जज भी हैं। बिल्कुल। तो इन सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा और बाहर आके बोलना पड़ेगा। अब बहुत वक्त हो गया कि अब न्यायपालिका को ये भी देखना पड़ेगा कि उसके कही गई बातों पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 2, दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि अगर ज़ुबैर से को जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, पहले तो शर्मनाक है। किसी भी व्यक्ति को वैसी धमकी नहीं मिलनी चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, जो भी है, किसी को भी वैसी धमकियां नहीं मिलनी चाहिए। उस भाषा का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर आपको किसी आदमी से दिक्कत है, जो ज़ुबैर पर मूल आरोप यही है कि वो मुस्लिम कट्टरपंथियों, अतिवादियों या लिबरल गैंग जिसे वो कहते हैं, उन लोगों के द्वारा फैलाई गई बातों पर नहीं बोलते हैं, या उनके भी ऐसे झूठ हैं जो नहीं बताते हैं, हो सकता है उनके झूठ हो, तो उसका बेस्ट तरीका एक सिविल सोसाइटी में उसका मुकाबला करने का ये है कि आप उन चीज़ों को पब्लिक डोमेन पे लाओ और बोलो कि ये झूठ बोला गया था, ये दंगा भड़काने की कोशिश इस समाज की ओर से की गई, इस समाज के लोगों की ओर से की गई, तो उस पर बात हो सकती है। जैसे जयपुर में जो घटना हुई थी, उस पर उठ के मुझे याद नहीं आता कि कोई समाज जिसको लिबरल गैंग या कहा जाता है, उसने खड़े होकर उसकी निंदा नहीं की। ये तरीका है। तो अगर आपको लग रहा है कहीं पर कोई अपोलॉजिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, आलिशान कर रहा है, या शार्दुल कर रहे हैं, ज़ुबैर कर रहा है, तो आप उस अपोलॉजिस्ट की उसकी जो हिपोक्रेसी है उस पर बोलिए, उजागर कीजिए। हाँ, तो ये मेन चीज़ है। और तीसरा, हमको इस्तेमाल करना चाहिए इस बात का कि
कैसे हम डायलॉग बढ़ाएं, जो मैं आखिर में कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद शार्दुल बताएंगे कि हमें लोगों के बीच बातचीत करके पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ये सोचें कि वो तकसीम जो हो गए हैं बीच में, जो बंटवारा खिंच गया है, वो बनेगा तो मतलब उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। वो आने वाले दिनों में और राजनीति गहरी होगी, तो हमें रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। शार्दुल। देखिए, अधिकतर बातें तो कह ही दी निर्देश ने, लेकिन मेरा पॉइंट हमारे शायद अगले वो भागवत वाले विषय से भी जुड़ेगा। ये लोग मतलब मोदी जी का मशहूर वो कहना, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये लोग सनातनी आस्था और हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिसमें मूल बातें होती हैं सत्य, जिसमें सबसे ज़्यादा आप आस्था रखें ना रखें, सत्य, नैतिकता, शिष्टाचार, है ना, धैर्य, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा वैल्यू में। आप भगवान की पूजा करें ना करें, वैल्यू नहीं रखता। कोई भी आप धर्म ग्रंथ जो उपनिषद हैं पढ़ लीजिए, लेकिन ये लोग उसी के खिलाफ हैं। इन्हें जुबैर से ये दिक्कत है कि वो सच बोल रहा है, वो सच वैसा सच बोल रहा है जो उन्हें अप्रिय लग रहा है, तो वो भी इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अप्रिय सत्य बोलने वाला सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है, वो साहस करके आपके सामने अप्रिय सत्य बोल रहा है। और जैसा हृदेश ने कहा, आपको उसका मुकाबला भी करना है। हालांकि मुझे कोई तर्कहीन बात, तर्कयुक्त बात समझ नहीं आती कि आप किसी सच बोलने वाले से जबरदस्ती लड़ाई क्यों करेंगे। नहीं, वो इसलिए कि जो कहते हैं कि वो ऐसा कर रहा जैसे है, उनको मैंने कहा उसके- जाता है ना कि वो झूठ बोलता है, नहीं, या मैं वो आपको उसने नहीं ऐसा कह रहा, किया। मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ जी, अगर उससे आपको मुकाबला भी करना है, जैसा हृदेश ने करिए कहा, आप आप। भी सच बोलिए। Expose आपको जो करिए लग रहा है, उसको। जो सच वो नहीं बोल रहा किसी भी वजह उनके से। झूठ को उजागर कीजिए आप, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। अगर उनको ऐसा लगता है तो ये बेस्ट तरीका और है। दूसरी चीज, उनके घर वालों पे, उनकी घर की महिलाओं पे, उनके ऊपर जिस तरह का अप्रिय व्यवहार कर रहे हैं, तो ये दिखाता है हमारे समाज में कैसा दोयम दर्जा है। अभी कांग्रेस के नेता ने केवल प्रधानमंत्री मोदी के पिता का नाम चेंज किया था सैटायर के रूप में, तो उन्हें पुलिस पकड़ने पहुंच गई थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक प्रशासनिक व्यक्ति की घर परिवार वालों को, माँओं को, बहनों की उतनी इज्जत नहीं है जितनी नेताओं की है। ये कहाँ की बराबरी है? हम अपने आप में हिपोक्रेसी चला के चल रहे हैं। और एक बात और, वो शिवाजी की इतनी महिमा मंडन करते हैं, अभी जयंती गई है, उन्हें याद रखना चाहिए शिवाजी को सबसे ऊपर बिठाते हैं मॉडर्न इतिहास में। और मुझे उससे कोई मतलब मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए शिवाजी ने अपने लड़ाई के लंबे इतिहास में ऐसा किया था। उन्होंने ससम्मान अपने शत्रुओं की, वो तो प्रतिद्वंदी भी नहीं थे, शत्रुओं की महिलाओं को ससम्मान वापस भेजा था, और उन सिपा सालारों को सजा दी थी जो उन्हें पकड़ के लाए थे। भाई, आप अपनी लाइन लंबी खींचिए ना, अगर आपको किसी दूसरे की लाइन से दिक्कत है। और ये आखिर में एक लाइन जोड़ना चाहता हूं, ये कबीलाई, और क्या कहते हैं कबीलाई कहना भी क्या है, मतलब माफ कीजिए अगर मैं कोई ऐसा वर्ड जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट है यूज कर रहा हूं। आदिम है बहुत। नहीं, नहीं, हाँ, कबीलाई बिल्कुल सही है। हाँ, वो ये सोच है कि मैंने अगर कोई गलत काम किया है तो प्यूनिटिव रेप के तौर पे आप महिला को, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे परिवार की, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को आप घसीटेंगे। ये बहुत ही घटिया और बहुत ही पुरानी ऐसी बीमार सोच है जो जिसमें आप किसी पुरुष की गलती की सजा देने के लिए उसकी परिवार की महिलाओं को मतलब इन्वोक करते हैं कि उन लोगों के साथ आप दुर्व्यवहार करें। सो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। एक छोटी सी चीज़ और, अब इसके पीछे कई कारण हैं, वो पार्टीशन का भी देते हैं, वो इतिहास का भी देते हैं। हमें याद रखना चाहिए, भले ही वो उन्हें वाजिब लगते भी हों, नफ़रत जो आज की डेट में मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफ़रत बन गई है, नफ़रत, घृणा, ये कभी भी एक स्वस्थ चेतन को, स्वस्थ मन स्थिति को जन्म नहीं देता। चाहे वो कितनी वाजिब लगे, वो कितनी जस्टिफाइड हो, लेकिन जो व्यक्ति इससे ग्रस्त है, इस तरह के ट्रॉमा से, मैं तो ट्रॉमा को भी उसमें शामिल कर रहा हूँ, वो व्यक्ति स्वस्थ डिसीजन नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक बात। कुछ जोड़ना है आलिशान आपको? मैं इसमें आगे का मैं वही चीज़ सोच रहा था कि और आप एक तरीके से जो इन्होंने बताया कि ज़ुबैर के घर की महिलाओं पर हमला किया गया, कि आपकी खाला, फूफी, अम्मी, इन सबको हम रंग लगाना चाहते हैं, और वो एक तरीके का सेक्सुअल जोक था। और फिर उसके बाद ना सिर्फ उसने जोक मारा जिसने, और ज़ुबैर ने बस उसको इतना बोला कि क्या मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी कंपनी में कर दूं, और उस पर ये उल्टा बोला गया कि देखिए, एक हिंदू ने एक मुसलमान को होली की बधाई दी थी, और ये कितनी ढिठाई और मक्कारी है इस बात में, बिल्कुल, कि बधाई दी थी और उसको जो है इस तरीके की धमकी दी गई। और ये लोग जो है, कोई भी सीधा साधा समझदार आदमी उस ट्वीट को पढ़ के समझ सकता है कि वो आदमी महिलाओं को टारगेट कर रहा है, उनको एक तरह से सेक्सुअल कमेंट था वो,
और उसके बाद में इस तरह के जो निर्दोष या वो उड़ लेना, मतलब ये बहुत हाँ, तो चतुर या victim बहुत बन ही, जाना। हाँ, धूर्तता जिसको कहते मैं हैं। ये धूर्तता पर ही मैं बात करना चाहता था कि हम लोग कई बार ये बोलते हैं कि लोगों को नहीं मालूम चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मेरे हिसाब से मालूम होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया स्पेसेस में इस तरीके के अटैक्स करते हैं वो इस तरीके की धूर्तता करते हैं कि देखिए इसने ये बोला, इससे, और आप वो खुद जिस चीज़ को ग्लोरीफाई करता है, अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई तुम इस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो वो मुकर जाता है, और आप कभी भी उनसे पूछे तो वो 2 बार में एक चीज़ का जवाब देते हैं। तो मुझे यही लगता है, इसी वजह से उस पर अटैक ज़्यादा हुआ। एक लाइन में पिछली बार जो भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इसमें कहना, वो ये कि एक सिल्वर लाइनिंग है इतनी ऐसी स्थिति में भी, कि जब भी ज़ुबैर पर या किसी भी मुस्लिम महिला, लड़की, उन पे इस तरह के स्लर, इस तरह की गालियाँ गलौच होती है, तो बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समाज से लोग खड़े होते हैं। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये एक सिल्वर लाइनिंग है। इस तरह से मैं कह रहा हूँ, लोगों को इंगेज करने की ज़रूरत है, उनको साथ लाने की ज़रूरत है। वो महसूस करते हैं कि आज मेरे साथ हुआ है, इसको कह रहे हैं, कल मेरी बहन को भी कह सकते हैं। तो ये लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि वही सोशल मीडिया में वही 4-6 लोग बोल रहे हैं समर्थन में उनके, या पब्लिक डिस्कोर्स में। हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि और कई विषय हैं और कुछ ऐसे विषय हैं जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका जिक्र करते हुए उस बात को खोलना चाह रहा हूँ। एक देश में एक और चीज़ चल रही है, और वो जो है जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल, एक तरह की विच हंटिंग जैसे जिसको कहते हैं। आप देखिए पिछले हफ्ते में और उसके पिछले हफ्ते में मैंने एक पूरा सेगमेंट अपने टिप्पणी शो में किया था कि कैसे एक के बाद किसी के ऊपर ईडी जा रही है, किसी के यहाँ इनकम टैक्स जा रहा है, किसी के यहाँ सीबीआई जा रहा है। पिछले हफ्ते का खाका अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ब्यौरा दूँ तो बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के यहाँ छापे मारे गए, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ छापे मारे गए। भारत राष्ट्र समिति के जो मुखिया हैं के चंद्रशेखर, उनकी बेटी की कविता को ईडी ने समन भेजा है, उनकी पेशी आज कल में होनी है यहीं दिल्ली में। और ये तो एक हुआ। इसका दूसरा पहलू ये है कि हम देख रहे हैं कि केरल से जो खबर आई, एशिया नेट के दफ्तर में पुलिस पहुंच गई, वहाँ पर सरकार ने पुलिस को भेज दिया, और पुलिस ने, और वहाँ से और भी अजीब चीज़ें, तथ्य सामने आए कि बिना वारंट के पहुँच गए पहले, फिर उसके बाद वो सब डिमांड किया गया, तब उसके बाद। तो ये जो मीडिया के दफ्तरों में पुलिस के पहुँचने, हम बार बार कहते हैं कि न्यूज़ रूम में बूट की खनक, डंडे की खनक अगर हो रही है कहीं पे, तो वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ नीचे गिरावट की तरफ रास्ता जाता है। अब इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाती है अगर केवल ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से तय होता है कि आदमी सत्ता के गुमान में पागल हुआ जा रहा है। एशिया नेट के मामले में शार्दुल और हृदय, पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत भी की है, हमारी बातचीत भी इससे पहले हो रही थी, कि किस तरह से ये घटना आगे बढ़ रही है और किस तरह से ये उस बाकी स्थिति से हमको के लिए एकदम निराशा का वो देती है कि जो लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं उनसे अलग लोग नहीं है जिनको हम विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो वाला हिस्सा रोकेंगे हम, लेकिन ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, तो आप इस पूरे पॉडकास्ट को आप पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पे सुनिए। धन्यवाद।